नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम जो कि पीजीएटी का एंट्रेंस होने वाला है और इसके साथ साथ जो सीयूटी यूजी का भी एंट्रेंस होगा, हम आपके लिए बैच लॉन्च किए हैं। फ्री इनिशिएटिव भी है, पेड इनिशिएटिव भी है। तो आज आपके सामने डिस्कस करने आ रही हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक पे। मैम हमारे साथ खड़ी हैं, राधिका मैम है, और आपको ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ लीगल एप्टीट्यूड की भी क्लासेज आपकी लेंगी। ये पूरी तरीके से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जितने भी कोर्स हैं, चाहे वो एमए, एमएससी, एमकॉम, एलएलबी, एलएलएम और एलएलबी, बीएड, एमबीए, प्रोफेशनल कोर्सेज, सभी कोर्स में जो एमए का पेपर होता है वहां पे जीएस का एक कॉमन पेपर होता है। लॉ के एंट्रेंस में 25 सवाल तो लीगल एप्टीट्यूड से पूछे जाते हैं और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी शामिल रहता है, तो हर जगह आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो आप सभी क्लास देखिए और लगातार प्रैक्टिस भी करते रहिए, मेहनत भी करते रहिए। और आज आपका पहला टॉपिक यहाँ से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का स्टार्ट होने वाला है। एमसीक्यू हम लोग प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व करवाएंगे, और जहां कहीं भी आपको कोई भी समस्या होती है कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं। हमारे ऐप यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस को आप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे पेड बैच चल रही है। हमारा टेलीग्राम चैनल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस है, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। आप उसको ज्वाइन करेंगे तो आपको प्रैक्टिस सेट वहां पे फ्री में दिया जाएगा, और यूट्यूब पे भी बहुत सारी क्लासेज हम आपको फ्री में प्रोवाइड करेंगे, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। जिन बच्चों को पेड बैच लेना है उनका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहां पे आप क्वेरी करिए, आप वो ऐप को डाउनलोड करिए, अपनी फीस सबमिट करिए, और बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में ये आपके लिए इनिशिएटिव हम लेकर आ रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में अभी तक किसी ने कोई भी बैच लॉन्च नहीं की थी, तो हमारा पहला इनिशिएटिव है और सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो इंट्रेंस से लेकर एडमिशन से लेकर के जब तक आप यहाँ से पास नहीं हो जाएंगे तब तक हम आपकी सहायता करते रहेंगे। तो पहली क्लास है शुरू मैम की, राधिका मैम की पहली क्लास है, और यहाँ से आपको अब क्लास आपकी स्टार्ट हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो हेलो एवरीवन। जैसे कि सर ने आपको बताया, मेरा नाम राधिका गुप्ता है और मैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं मैं आपको करवाऊंगी। तो ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हमारे बोर्ड पे है। किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया है? अंडर विच एक्ट द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज मेड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? इसको 4 ऑप्शंस हमारे दिए हुए हैं। रेगुलेशन एक्ट, पिट्स एक्ट, चार्टर और चार्टर एक्ट। यहाँ 2 है, एक 13 है और एक 33 है, 1813 और 1833। तो आप कोशिश करिए, अगर आपको आंसर पता है एक बार ट्राई करिए। तो इसके साथ मैं आपको बता दूं, जो गवर्नर जनरल है इन्हें हेड भी कहा जाता था, इन्हें हेड कहा जाता था। अब इसके बाद इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका ये भी आ जाएगा कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था कौन। अब उसमें हम आपको नाम भी बता दें, इनका नाम था, इससे रिलेटेड है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये आप नाम नोट कर सकते हैं, जो आपको हेल्पफुल हो जाएगा। खैर, इससे रिलेटेड है ये, तो होपफुली आपको आंसर गेस कर सकते होंगे कौन सा आंसर हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं, इसका करेक्ट आंसर है चार्टर एक्ट 1833। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस अधिनियम के तहत वाइसरॉय की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीय संसद को जोड़ा गया था? अंडर विच एक्ट एन इंडियन मेंबर वाज एडेड टू द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल फॉर द फर्स्ट टाइम? यहाँ याद रखिएगा, फर्स्ट टाइम के बारे में पूछा गया है, जिसमें इसमें ऑप्शंस दिए इंडियन काउंसिल एक्ट। सारे इसमें 2 काउंसिल एक्ट है, एक है 1909 और एक है 1919, और दूसरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 और 1935। इन चारों में से आप एक बार कोशिश कर लीजिए अगर आपको आता हो। तो इसमें सबसे फर्स्ट है आपका, अगर इसका आंसर मैं आपको बताऊं तो इसका आंसर होगा ए, जिसमें है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, सारे इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम्स में ये सब पूछे जाते हैं।
सॉरी ये हट नहीं रहा है। हाँ, तो इसमें है किस अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों के 3 सूचियों में विभाजित किया, जिसको है अंडर विच, मैं पढ़ देती हूँ, ये हट नहीं रहा है, सॉरी। इसमें है अंडर विच एक्ट डिवाइडेड द पावर बिटवीन द सेंटर एंड द यूनिट्स इनटू 3 लिस्ट। 3 लिस्ट में, या 3 लिस्ट में दिया है आपका, 3 लिस्ट में, अरे तो थर्ड है, इसमें ऑप्शंस दिए हुए इंडियन काउंसिल एक्ट, 3 लिस्ट याद रखिएगा, 3 लिस्ट के बारे में पूछा गया है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इंडियन काउंसिल एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये लगभग ये दोनों देखने में सेम है, ये दोनों सेम है, बस ईयर का अंतर है, तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो अगर कोशिश आप लोग कर सकते हैं, करिए, कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो इसमें होगा आंसर डी, क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा का की प्रथम बैठक में किस सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। इंग्लिश में है, who was elected the temporary president of the India in the first meeting of constituent assembly। constituent assembly में सबसे फर्स्ट जो पहली मीटिंग हुई थी उसके टेम्परेरी, याद रखिएगा, टेम्परेरी प्रेसिडेंट, वो परमानेंट नहीं थे, वो टेम्परेरी थे, तो किसे चूज किया गया था इसका। इसमें ऑप्शन दिया सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू और भीमराव अंबेडकर। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है, अगर आपको पता है तो बता दीजिए, या कोशिश एक बार कर लीजिए, इससे रिवीजन भी होता रहेगा आप लोगों का। तो ये है सच्चिदानंद सिन्हा, इसका करेक्ट आंसर है ए। और इसमें आपको मैं कुछ और भी ऐड करा दूं कि ये जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी, फर्स्ट मीटिंग हमारी जो ये हुई थी, ये कब हुई थी, इसको भी एक्स्ट्रा है, एडिशनल है, इसको नोट कर लीजिए। ये हुआ था 9 दिसंबर को और ईयर था आपका 1946, ठीक है। और ये हुआ कहाँ था, न्यू दिल्ली में, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और ये हुआ था न्यू दिल्ली में, ये प्लेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। और ठीक है, ये हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चंस तो चाहे वो कोई भी एग्जाम्स हो वो सब में आते हैं, ठीक है। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी ये बताना है। बैठक पूछा, यहाँ ध्यान रखिएगा, बैठक कब हुई थी, व्हेन वाज द लास्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड, लास्ट मीटिंग हमारी कब हुई थी। इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं 26 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 और 15 अगस्त 1947। हाँ, तो इसके ऑप्शंस आप बता सकते हैं कौन से हैं, कौन सा करेक्ट आंसर हो सकता है इसमें। तो इसका करेक्ट आंसर है 24 जनवरी 1950, ठीक है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको बताया ये सारे एग्जाम्स में आते, चाहे वो कोई भी हो, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, एकल नागरिक की नागरिकता की अवधारणा किस देश के संविधान से लाई गई है।
द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? सिंगल सिटीजनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। इसका मीनिंग मैं आपको बता दूं कि किसी सिटीजन, किसी एक कंट्री के सिटीजन का आपको राइट मिलना, किसी एक ही सिटीजनशिप है ये सिंगल। ये नहीं है कि आप एक कंट्री में सिटीजनशिप लिए हुए हैं और आप कहीं और भी ले ले, ये पॉसिबल नहीं है। आपको सिर्फ एक ही जगह का ये सिंगल सिटीजन आपको मिलेगा, ये राइट है, ये काइंड ऑफ राइट है, ये आपको मिलेगा इसमें। और ये किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लाया गया है? इसमें ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, जर्मनी, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। इन चारों में से सही ऑप्शन कौन है आपको पता ही होगा, ये है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ले लीजिएगा। सिंगल सिटीजनशिप क्या है मैंने आपको बता दिया है, ये कहाँ से, किस कंट्री से, किस कॉन्स्टिट्यूशन के, क्योंकि हमें पता है सारे कंट्री के क्या है, अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन है, सारे कंट्रीज के हैं, इंक्लूडिंग इंडिया का अलग है। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहा जाता है, जो हम पढ़ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन का पूछा गया है, तो ये हमारे कहाँ से, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया था, तो क्या है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हाँ तो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, दल बदल के आधार पर निहत्ता संबंधी प्रावधान का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुसूची में किया गया में है? इन विच स्केड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रोविजन रिलेटेड टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिफेक्शन मेथड? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, इसको समझना जरूरी है। कुछ इसमें अनुसूचियों के बारे में, स्केड्यूल के बारे में आपका दिया हुआ है। इन चारों स्केड्यूल्स में ऑप्शंस दिए हुए आपके सामने हैं, इनमें से पूछा है किस स्केड्यूल में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस स्केड्यूल में, अनुसूची में, ये क्या है, दल बदल के आधार पर, मतलब किसी एक पार्टी को छोड़ के दूसरे पार्टी में जाना। ठीक है, वो है दल बदल। अब उसमें क्या होता है कि अगर कोई एक पर्सन एक पार्टी को, अपने पार्टी को छोड़ के किसी दूसरे पार्टी में जाता है, तो उस पार्टी के कुछ चीजें होंगी जो सीक्रेट चीजें होंगी, या कुछ अपना रूल्स होगा या तरीका होगा, वो किसी दूसरे पार्टी में ना जाए, तो उस पार्टी का पर्सन उसके अगेंस्ट ये चीज कर सकता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ये चार ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, ये किस अनुसूची में दिया हुआ है, किस शेड्यूल में दिया हुआ है, 7th है, 3rd है, 6th है और 10th है। तो आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, ध्यान दे दीजिए। मैंने आपको समझा दिया है कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिफेक्शन दिया हुआ है, मतलब दल बदल, एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाने को ही दल बदल कहा जाता है। तो इसमें कौन सा करेक्ट होगा, मैं बता दूं, ये है 10th शेड्यूल, इसको करेक्ट आंसर है डी। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, जरूरी है ये भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ सिटीजनशिप? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग, और इसको नोट डाउन तो जरूर कर लीजिएगा। ये नॉर्मली भी हर किसी को पता होना चाहिए, क्योंकि सिटीजनशिप जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट है। हर इंडिविजुअल क्या है, सिटीजन है, कहाँ का है, इंडिया का है, हमारे कंट्री का है। तो इसमें ये कहाँ दिया हुआ है, सिटीजनशिप के बारे में किस पार्ट में दिया गया है वो पूछा है। तो ऑप्शंस क्या है, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 4A, ये सारे अलग अलग पार्ट्स में दिए हैं। और इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ये है पार्ट ए, मतलब सॉरी पार्ट 2, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। अब इसके साथ साथ ये भी आपको बता दे कि इसमें आर्टिकल्स कितने होते हैं, ये जरूरी है, इसको भी आप समझ लीजिए कितने आर्टिकल्स कहाँ से है। आर्टिकल 5 to आर्टिकल 11 ये कंसिस्ट करता है। पार्ट 2 में कितने आर्टिकल्स हैं, कहाँ से कहाँ तक, 5 to 11 है। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ये एक एडिशनल था, बहुत जरूरी था, तो मैंने आप लोगों को इसको समझा दिया है। ठीक है, हाँ तो इसको आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग
संविधान से संशोधन से संबंधित है। ये हिंदी में दिया हुआ है, मैं आपको इंग्लिश में इसका ट्रांसलेट कर देती हूँ, इंग्लिश में नहीं आया है ये। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन? क्या है, इसको आप लोग साथ में अगर नोट डाउन करना चाहे तो कर लीजिए। अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इंग्लिश वालों के लिए ठीक रहेगा कि आप इसको नोट डाउन कर ले। क्या है अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है, देखिए इसका मीनिंग आप समझ रहे होंगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट्स होते हैं, चाहे हमारा कोई भी एक्ट हो, चाहे वो कोई भी एक्ट हो, कोई भी कोड हो, हम जिसको भी पढ़ते हैं उसमें सब में क्या होता है, अमेंडमेंट्स होते हैं। ठीक है, वो अमेंडमेंट्स क्यों लाए जाते हैं? जो नीड्स होते हैं लोगों के, जो बेसिक नीड्स है उन्हें उनकी नॉलेज होनी चाहिए। अब हमारे सोसाइटी में कुछ नीड्स बढ़ते हैं, लोगों की नीड्स बढ़ रही हैं, उसके हिसाब से अमेंडमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन में किया जाता है। ये याद रखिएगा, अमेंडमेंट्स किए जाते हैं, चाहे वो कोई भी एक्ट हो, कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ क्यों ना हो, वो होते ही होते हैं। ठीक है, तो अमेंडमेंट्स जो ये दिया है, ये कौन सा पार्ट डील करता है अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन से? ऑप्शंस है, पार्ट आपके ये दिए हुए हैं सारे, ये सारे पार्ट्स में आपका 15 दिया हुआ है, 17 दिया है। ठीक है, ये 17 है, ये 20 है और ये 21 है। तो इन चारों में से कौन सा है आपको पता, ये भी जानना बहुत जरूरी है। ये है पार्ट 20, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए। अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहाँ किससे डील करता है? ये हमारा पार्ट 20 से डील करता है। ठीक है, समझ में आया? कुछ डाउट तो नहीं रह गया? होपफुली डाउट इसमें ना ही हो आप लोग को, इजी वे में मैंने आपको जल्दी जल्दी बताया है। ठीक है, हाँ चलिए, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, वर्तमान में इनमें से कौन सा मौलिक अधिकरण नहीं है? मौलिक अधिकरण, ठीक है, क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट? फंडामेंटल राइट एट प्रेजेंट, इस टाइम में कौन सा नहीं है? ठीक है, फंडामेंटल राइट आपको समझ में आ रहा होगा। जो सिटीजन के जो भी राइट होते हैं वो फंडामेंटल राइट है, जैसे राइट टू एजुकेशन आप लोग को पता होगा, बहुत सारे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लिबर्टी, आप अगर इसमें चेक करेंगे आपको भी पता होगा कि इसमें बहुत सारे राइट्स हमारे दिए गए हैं। तो अभी फिलहाल के लिए पूछा है इन चारों में से कौन से ऑप्शन है जो फंडामेंटल राइट एट प्रेजेंट नहीं है? तो इसमें क्या है, राइट टू लिबर्टी, इक्वालिटी, इक्वालिटी है, लिबर्टी है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है और राइट टू प्रॉपर्टी है। तो इसमें कौन सा नहीं है? फंडामेंटल राइट हमारा कौन सा नहीं है? हाँ, ये है राइट टू प्रॉपर्टी, इसमें PRO नहीं है, सॉरी, इसको देख लीजिएगा। और बाकी ये तीनों हमारे क्या है, फंडामेंटल राइट हैं। ठीक है, इसके अगेंस्ट कोई भी इंडिविजुअल किसी के भी अगेंस्ट नहीं जा सकता है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। होपफुली इतना आपको समझ में आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन होगा नहीं। ठीक है, तो कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, राष्ट्रपति के महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में है? Which article describe the process of impeaching the president? Impeaching the president किस अनुच्छेद में दिया गया है? ठीक है, इम्पिचिंग का मतलब होता है गिल्टी फाइंड करना, मतलब दोषी करार देना। तो प्रेसिडेंट कब इम्पीच होता है, दोषी कब ठहराया जा सकता है, ये अगर ऐसा है तो उसका प्रोसेस किस आर्टिकल में दिया गया है वो हमें बताना है। ऑप्शंस दिए हैं 52, 61, 75 और 72। पता है आपको कौन सा होगा? ये होगा आर्टिकल 61। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इम्पीचिंग ऑफ प्रेसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है, चाहे वो कोई भी एग्जाम्स हो, आ सकता है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, हायर से हायर एग्जाम हो, लोअर से लोअर एग्जाम हो, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन कवर करता है, उसमें ये क्वेश्चंस आने की चांसेस बहुत ज्यादा होती हैं। क्या दिया है? इम्पीचिंग द प्रेसिडेंट, इसका प्रोसेस किस में दिया हुआ है, किस आर्टिकल में दिया है? तो किस आर्टिकल में दिया है? आर्टिकल 61। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है इसमें?
तो नेक्स्ट पे जाते हैं, नेक्स्ट वाला करते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में है? शक्ति के बारे में पूछा है, ठीक है, पावर। Which article describe the power of the president to issue ordinances? ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, किस चीज में पावर? टू इशू ऑर्डिनेंसेस, ठीक है। तो ऑर्डिनेंसेस का मतलब बेसिकली अगर आप इसको इजीली समझ सकते हैं तो ये आज्ञा होता है, ठीक है। ऑर्डिनेंसेस का मतलब क्या होता है? आज्ञा। तो जो प्रेसिडेंट ने जो आज्ञा इशू किया है, मतलब ऑर्डिनेंसेस इशू किए हैं, उसका जो पावर होता है वो किस आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 4 दिए हैं आपके, 142, 108, 123 और 155। इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है? आंसर सी, 123, ठीक है। समझ में आ गया ये वाला? तो नेक्स्ट ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, आप लोग भी साथ में करिए। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग मार्क कर लीजिए, ठीक है। इसको हर किसी को पता होना चाहिए और बहुत एग्जाम के पर्पज से तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो इसको आप लोग देख लीजिए। टू हुम डज द प्रेसिडेंट सबमिट हिज रेजिग्नेशन? प्रेसिडेंट अपना, अगर प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देना है, अपना उसको त्याग पत्र देना है, तो वो किसको ये किसको सबमिट करेगा? रेजिग्नेशन लेटर किसको देगा? ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, गवर्नर और वाइस प्रेसिडेंट। ट्राई करिए। हाँ, तो इसमें होगा वाइस प्रेसिडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। एक इसके साथ एडिशनल, इससे रिलेटेड एक बहुत छोटी चीज है, बता दूं, और ये जानना भी बहुत जरूरी है क्योंकि ये एग्जाम पर्पस से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे हायर जो अथॉरिटी होती है वो कौन, किसके पास होती है? हायर पावर किसके पास होती है? प्रेसिडेंट के पास होती है। इसी ऑप्शंस में आपको बता दूं, अगर इसके नीचे अगर हम देखने जाए तो इसके नीचे कौन है? वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है, वीपी लिख देते हैं, वाइस प्रेसिडेंट हो गया। और उससे नीचे कौन आता है? पीएम, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और इसके बाद ही जो हम पढ़ते हैं ये होता है गवर्नर। प्राइम मिनिस्टर के बाद कौन होता है? गवर्नर, ठीक है। और गवर्नर से नीचे कौन होते हैं? जैसे आपके होम मिनिस्टर दिए हुए हैं, ठीक है। तो इजी है, प्रेसिडेंट नंबर 1 सबसे हायर अथॉरिटी पे आता है, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट आता है, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद गवर्नर और उसके बाद ही हमारा होम मिनिस्टर आते हैं, ठीक है। ये 5 ऑप्शंस जो थे ये एडिशनल थे, कभी भी आपको जानना हो तो आप पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट थे।